तो है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल मूवी के बारे में। एक्शन एडवेंचर और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी के साथ मार्वल की इस मूवी को IMDb ने 6.5 ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब एक सेलेस्टियर ही थे जिसका नाम अरिसेम था, और फिर उसने सूर्य को बनाया। सूर्य की गर्मी और ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ और फिर बहुत सी आकाशगंगा का जन्म हुआ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और तभी उन पर एक डायनासोर जैसा दिखने वाला जानवर हमला कर देता है, जिसे इस मूवी में डेविएंट कहा गया है। वो डेविएंट इंसानों का शिकार करता है। वो उनमें से एक को अपना शिकार बनाकर एक बच्चे का भी शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इटर्नल आ जाता है जिसका नाम इक्रिज है। इन इटर्नल को अरिसेम ने ओलंपिया ग्रह से धरती पर भेजा था ताकि वो धरती पर के इंसानों को डेविएंट से बचा सके। इक्रिज एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल है जो अपनी आंखों से एक बहुत ही पावरफुल लेजर की किरणों को निकाल सकता था और वो आसमान में उड़ भी सकता था। इक्रिज जब एक डेविएंट को मारता है तब वहाँ पर बहुत सारे डेविएंट आ जाते हैं, जिसके बाद इटर्नल के सारे मेंबर वहाँ पर आते हैं। वो उन सारे डेविएंट को मार देते हैं। इंसान इन इटर्नल को देख के डरने लगते हैं, लेकिन एक इटर्नल उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है जिसका नाम ड्रुइग है। और ड्रुइग की एबिलिटी ये थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करके अपनी तरह से मैनेज कर लेता था। और फिर इटर्नल इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर धरती पर उनके साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे इटर्नल इंसानों को बचाने के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वो लोग आपस में भी अक्सर लड़ते थे, लेकिन कभी कभी ड्रुइग उनको कंट्रोल करके आपस में लड़ने से रोक लेता था। लेकिन उस सब इटर्नल की लीडर एजेक उसको ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि सेलेस्टियर की लीडर एलिसेम ने इटर्नल को बस डेविएंट से बचाने और आबादी बढ़ाने के लिए धरती पर भेजा था और इसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने से मना किया था। लेकिन ड्रुइग उसकी बातों को नहीं मानता, जिस वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एजेक बोलती है कि आज से तुम लोग आजाद हो, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो और जहाँ जाना है जा सकते हो। जिसके बाद वो सारे बारबिलोन शहर को छोड़ देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इटर्नल को धरती पर आए 7000 साल हो चुके थे, लेकिन उनमें से अभी तक किसी की भी उम्र नहीं बढ़ी थी। फिर हम इटर्नल सर्सी को देखते हैं। सर्सी की कॉलेज लेट आने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम डैन है, वो उसके स्टूडेंट को एंड कैप की कहानियां सुना रहा था और तभी सर्सी आ जाती है और डैन को उसके बच्चों को संभालने के लिए थैंक यू कहती है। जाने से पहले डैन कहता है कि रात को मिलते हैं, जिसपे सर्सी की स्टूडेंट उसको चिढ़ाने लगती है और कहते हैं ओ रात में मिलते हैं। और डैन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिससे कि एक स्टेचू सर्सी की स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन सर्सी उस स्टेचू को रेत में बदल देती है, क्योंकि सर्सी के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकती थी। अब सर्सी रात को एक क्लब में डैन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर हम स्प्राइट को भी देखते हैं। स्प्राइट वो इटर्नल थी कि वो किसी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन स्प्राइट के बॉडी को किसी के टच करने से भी लाइट निकलने लगती थी, जिसकी वजह से स्प्राइट 7000 सालों से सिंगल थी। अब हम देखते हैं कि सर्सी डैन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अब डैन सर्सी को अपने साथ लिविंग में रहने के लिए कहता है, पर सर्सी मना कर देती है। डैन को सर्सी के बारे में कुछ बातें पता थी, जैसे कि वो एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, और वो अक्सर सर्सी से कहता था कि तुम अपने जादू से मुझे जिराफ बना दो, क्योंकि मुझे जिराफ बहुत पसंद है। और वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और तभी वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है और डेविएंट डैन के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी सर्सी उस डेविएंट को जमीन में धंसाकर उसके लेग्स को फ्रीज कर देती है। डैन पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी सर्सी उसे बताती है कि ये डेविएंट है, लेकिन डैन उसे बताता है कि डेविएंट तो हजारों साल पहले मर चुके थे, फिर ये कहाँ से बच गया। लेकिन डेविएंट अपने आप को सर्सी से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और सर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करने लगते हैं। डैन भी उन लोगों की तरह जंप करने की कोशिश करता है, तभी उसको अपनी औकात याद आ जाती है। स्प्राइट अपना और सर्सी का बहुत सा क्लोन बनाकर उस डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविएंट उसके ओरिजिनल सोर्स को पहचान लेता है और वो डेविएंट स्प्राइट के ऊपर हमला करने ही वाला था। और तभी वहाँ पर इक्रिज आकर उस डेविएंट को इंजर्ड कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो डेविएंट अपने घाव को हील करने की एबिलिटी रखता है और ऐसी पावर इटर्नल की लीडर एजेक के पास ही था। इक्रिज वापस उस डेविएंट पर हमला करता है और वो डेविएंट अपनी जान बचाकर वहाँ से
भाग जाता है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सर्सी ने इक्रिस से 5000 साल पहले शादी कर ली थी और फिर 2000 साल पहले इक्रिस सर्सी को छोड़कर कहीं चला गया था। अब सर्सी डैन से कहती है कि मुझे कहीं जाना होगा क्योंकि पृथ्वी को हमारी जरूरत है। उस पर डैन कहता है कि तुम ही क्यों, और अगर तुम लोग एक सुपर हीरो हो तो जब थेनोस आया था तब तुम लोग कहाँ थे। जिस पर सर्सी बताती है कि हमें बस डेविएंट को मारने के लिए ही भेजा गया था, इसके अलावा हमें कुछ और करने का आदेश नहीं दिया गया था सिवाय पृथ्वीवासियों की आबादी और उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करने की। जिसके बाद वो तीनों एजेक से मिलने जाते हैं ताकि वो उसे बता सके कि डेविएंट वापस आ चुके हैं जो कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो जब एजेक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एजेक मर चुकी है और ये पहली बार हुआ था कि 7000 साल में कोई इंटरनल्स की मौत हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि एजेक को उसी डेविएंट ने मारा है जिसने उन लोगों पर पहले भी हमला किया था और उसने एजेक को मारकर उसकी शक्तियों को चुरा लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेक के शरीर से एक स्टोन निकलकर सर्सी के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एजेक के मरने के बाद इटरनल का नेक्स्ट लीडर सर्सी को चुना है, जिससे कि सर्सी अब अरिसेन से बात कर सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि अरिसेन से बातें करे तो कैसे करे। फिर वो लोग अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग फिर से साथ मिलकर डेविएंट को मार सके। वो तीनों सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं और किंगो की एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे पावरफुल आग के गोले निकाल सकता था। लेकिन किंगो अब एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत सी फिल्में भी की थी। जब वो किंगो को अपने साथ आने को कहते हैं तो वो कहता कि मुझे बहुत काम है, मैंने अभी बहुत सी फिल्में साइन की है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि एजेक मर चुकी है, तो ये सुनकर किंगो बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने मैनेजर करुण के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहाँ पर गिल्गनेस और थीना रहते हैं और करुण उन सबका इंटरव्यू लेता है ताकि वो उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सके। वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक डेविएंट मरा पड़ा है, जिसे देखकर किंगो का मैनेजर करुण कहता है कि डेविएंट तो बहुत खूबसूरत होते थे। जिस पर किंगो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, ये बदबूदार घटिया सा दिखने वाला डेविएंट तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत दिखता है। जब वो लोग गिलगमिश से मिलते हैं तो गिलगमिश बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी पूछता है कि क्या तुम मेरा केक ट्राई करोगे। पर जब इक्रिस उसे बताता है कि एजेक नहीं रही तो गिलगमिश पूरी तरह से टूट जाता है और वो केक भी उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग थीना के पास जाते हैं जो कि वो एक पेड़ के नीचे ड्राइंग करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल थीना को एक दौरा पड़ता है, जैसे कि उसको लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और जब भी उसे ऐसा लगता है तो किसी पर भी हमला कर देती है। लेकिन 7000 सालों से गिलगमिश ने थीना की देखभाल की थी और थीना को युद्ध की देवी भी कहते थे और उसकी पावर ये थी कि वो एक पावरफुल वेपन को निकालकर बहुत ही जबरदस्त फाइट कर सकती थी। जब वो लोग थीना के पास जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है। उसके बाद स्प्रेड वहाँ के माहौल को चेंज करती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो लोग कौन है और उनका मकसद क्या है। फिर गिलगमिश थीना को समझाता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लोग साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। तभी किंगो शराब पीता है और कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, कैसे बनाया इसे। जिस पर गिलगमिश बताता है कि मैंने इसे मक्के के दानों से बनाया है और मैंने मक्के के दानों को अपने दांतों से बहुत ही मोहब्बत से चबा चबा कर पीसा था। और ये सुनते ही किंगो उस शराब को थूक देता है। फिर सर्सी वहाँ से उठकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर थीना कुछ ड्रॉ कर रही थी और वो थीना की बनाई हुई पेंटिंग को देखती है और फिर अरिसेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसकी सॉल अरिसेन के पास पहुँच जाती है। सर्सी अरिसेन को बताती है कि डेविएंट वापस आ गए हैं और उसने एजेक को मारकर उसकी शक्तियाँ भी चुरा ली है और पृथ्वी पर भी कुछ अजीब हो रहा है। इस पर अरिसेन कहता है कि ये इमरजेंस की निशानी है। सर्सी पूछती है कि ये इमरजेंस क्या होता है। अरिसेन उसे बताता है कि समय आ गया है कि अब तुम लोगों को तुम्हारा असली मकसद बता दिया जाए। दरअसल तुम्हें सिलेस्टियल त्यामुत की इमरजेंस के लिए धरती पर भेजा गया था। मैंने अरबों साल पहले एक रहू की तरह धरती पर सिलेस्टियल का एक बीज बोया था और उस बीज को पूरी तरह से तैयार होने में अरबों सालों का वक्त और इंसान की एनर्जी लगती है। लेकिन जब मैंने इंसान और बाकी के जानवरों को बनाया तो मेरे से एक गलती हो गई और उस गलती से डेविएंट पैदा हुए जो कई ग्रहों पर के जीवन की आबादी को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे। और फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत से इटरनल्स को बनाया ताकि मैं तुम लोगों के जरिए डेविएंट को मार सकूं। जिस पर सर्सी पूछती है कि क्या ये बात एजेक को पता थी। तब अरिसेन कहते हैं कि हाँ, एजेक और तुमने इससे पहले बहुत बार कई सिलेस्टियल को पैदा
होने में मदद की है। सर्सी बोलती है कि मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं, जिस पर अरिसेन उन्हें बताते हैं कि क्योंकि मैं हर इमरजेंसी के बाद तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो विजन थीना को बार बार आता था वो उसके पास की यादें थी और उसकी यादें पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाई थी। और फिर सर्सी वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को बताती है, जिसे सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। फिर सर्सी उन लोगों से कहती है कि हमें इंसानों को बचाना होगा और इस इमरजेंसी को होने से रोकना होगा, नहीं तो सारे इंसान मारे जाएंगे। जिस पर करुण बोलता है, हाँ रोकना होगा, ये मेरी जान का सवाल है क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद इक्रिस बोलता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए बाकियों को ढूंढने के लिए और फिर हम सभी मिलके ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वो लोग एक अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ ड्रुइग रहता था। वो ड्रुइग को ये सारी बातें बताते हैं लेकिन ड्रुइग उनके साथ आने के लिए मना कर देता है और वो करुण का कैमरा भी तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे डेविएंट उन पर हमला कर देते हैं। किंगो अपने हाथों से बुलेट की शॉट्स फायर करने लगता है और स्प्राइट करुण को उन डेविएंट से बचाने की कोशिश करती है और इक्रिस भी वहां आकर उन डेविएंट को मारने लगता है। और तभी एक डेविएंट इक्रिस को जमीन पर गिराकर उसकी शक्ति को अपने अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगमिश वहां पर आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों को बहुत ही पावरफुल हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता था। और फिर वो सारे इटर्नल्स की यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और जब एक डेविएंट सर्सी पर हमला करता है तो वो उस डेविएंट को पेड़ में बदल देती है। फिर एक डेविएंट थीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो गिलगमिश उसे बचाने के लिए चला जाता है और वो पावरफुल डेविएंट का लीडर गिलगमिश को मारकर उसकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। उसकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर करते ही उस डेविएंट का शरीर ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखने लगता है और वो इटर्नल्स के इमरजेंसी वाले मकसद को समझ जाता है और कहता है कि इटर्नल्स तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। और फिर इक्रिस उस पर हमला करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि गिलगमिश अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो मरने से पहले थीना को बोलता है कि मुझे याद रखना। फिर वो लोग गिलगमिश को हिंदी रीति रिवाज से जला देते हैं। जिसके बाद सर्सी और इक्रिस फेस्तोस के पास जाते हैं जहाँ वो अपने बच्चे और बॉयफ्रेंड के साथ रहता है, मगर वो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, अब मेरे पास मेरा परिवार है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा परिवार कहाँ से रहेगा। और फिर फेस्तोस अपने बॉयफ्रेंड को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सारे इटर्नल्स मिलकर इराक जाते हैं जहाँ 7000 सालों से उनकी स्पेसशिप जमीन के नीचे दबी थी। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ मकारी पहले से ही मौजूद थी। मकारी बोल नहीं सकती थी लेकिन वो बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्तोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि वो सारे इटर्नल्स के पावर का इस्तेमाल करके इमरजेंसी को रोक सके। फिर फेस्तोस कहता है कि जब डेविएंट हमारी शक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की शक्ति को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फेस्तोस एक यूनिमेन टेक्नोलॉजी बनाता है और फेस्तोस की ये एबिलिटी थी कि वो बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर था जिसने इंसानों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। लेकिन किंगो कहता है कि अगर इमरजेंसी को रोकने के वक्त यामुद मर गया तो हमारी वजह से फिर ब्रह्मांड में लाखों नई जिंदगियां पैदा होने से रुक जाएगी। फिर सर्सी के अंदर मौजूद एजेक का वॉइसटोन वापस से ब्लिंकिंग करने लगता है जिससे उसे एहसास होता है कि इमरजेंसी होने वाला है। फेस्तोस मकारी को कहता है कि जाओ पता करो इमरजेंसी कहाँ से शुरू होने वाला है। और मकारी एक ही मिनट में पूरी पृथ्वी घूमकर ये पता लगा लेती है कि इमरजेंसी कहाँ से होगा। लेकिन यहाँ इक्रिस फेस्तोस की मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब हमें ये पता चलता है कि एजेक को इक्रिस ने ही मारा था, क्योंकि एजेक चाहती थी कि ये इमरजेंसी रुक जाए, क्योंकि बाकियों की तरह उसे भी 7000 सालों में इंसानों से लगाव हो गया था। और वो बात उसने इक्रिस को आज से 2000 साल पहले बताई थी। जिसके बाद इक्रिस सर्सी से दूर रहने लगा ताकि इमरजेंसी के वक्त तक सर्सी को ये बात पता ना चले और वो किसी बोझ के साथ अपनी जिंदगी को ना जिए। लेकिन जब एजेक कहती है कि हमें सारे इटर्नल्स को इकट्ठा करके इमरजेंसी को रोकना होगा तो वो उसे ले जाकर उन डेविएंट के आगे फेंक देता है जो ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ के अंदर मौजूद एक गुफा से बाहर आए थे। उन डेविएंट का लीडर एजेक को मारकर उसकी पावर को अपने अंदर ले लेता है और फिर इक्रिस उस बॉडी को लेकर वापस उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जब वो लोग इक्रिस से इनके पीछे की वजह पूछते हैं तो वो बोलता है कि मेरी जिंदगी अरिसेन की देन है और तुम्हारी भी, इसलिए जरूरत पड़ी तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा, क्योंकि मैं अकेले ही तुम लोगों को हराने की ताकत रखता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी उसी के साथ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद किंगो भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग इक्रिस के बिना हेल्पलेस है और मुझे भी इंसानों की दुनिया से लगाव है, पर अगर तुम लोगों ने इमरजेंसी को रोक दिया तो तुम न जाने ऐसी कितनी दुनिया को बनने से रोक दोगे। जाने से पहले करुण भी सारे इटर्नल्स को रो रो
रोकर शुक्रिया कहता है और कहता है कि आप सब लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी के इटर्नल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि बाकियों की पावर काफी नहीं थी उस इमरजेंस को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस कहता है कि जो पावर सर्सी के अंदर है वो तुम्हें और अरिसेन को आपस में जोड़ती है। इसके इस्तेमाल से हम एक यूनियन बना सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी होगा इमरजेंस को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस सर्सी के अंदर से उस स्टोन को निकालता है और फिर एक पावरफुल बैंड की तरह दिखने वाला एक मैकेनिज्म तैयार करता है। फिर वो लोग अपने स्पेसशिप को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इमरजेंस शुरू होने वाला था। फिर हम देखते हैं कि स्प्राइट और इक्रिस इमरजेंस होते हुए देख रहे हैं और तभी वो देखते हैं कि बाकी के इटर्नल्स वहां उस इमरजेंस की ओर मकारी, ड्रुइग और सर्सी को लेकर उस वोल्केनो के पास पहुंच जाती है जहां से इमरजेंस होकर सिलेस्टियल त्यामुत बाहर निकलने वाला था। वो लोग अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने पावर को कंबाइन करके इमरजेंस को रोक सके, लेकिन यहाँ इक्रिस ड्रुइग को उठा के आसमान से नीचे फेंक देता है जिसे देखकर मकारी चीखने और चिल्लाने लगती है। फिर मकारी इक्रिस को इतना मारती है कि उसने उतना मार अपने पूरे 7000 सालों में कभी नहीं खाया होगा। फिर सर्सी फेस्टोस से कहती है कि मैं इमरजेंस को अकेले ही रोकने की कोशिश करती हूँ, जिस पर फेस्टोस कहता है कि ठीक है, हम यहाँ देख लेंगे, तुम आगे बढ़ो। फिर थीना, मकारी और फेस्टोस तीनों मिलकर इक्रिस पर हमला कर देते हैं और फिर वहाँ डेविएंट का लीडर भी आ जाता है। मकारी उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो जैसा बना देती है, लेकिन वो मकारी को पकड़ लेता है और अपने पैरों से कुचल देता है और फिर वो मकारी की शक्ति चुराने की कोशिश करता है तो फेस्टोस उसे शूट कर देता है जिससे कि वो पहाड़ों के अंदर एक गुफा में जाकर गिर जाता है। और फिर फेस्टोस इक्रिस को अपने टेक्नोलॉजी की मदद से बांध देता है जिससे इक्रिस पूरी तरह से कैद हो जाता है। लेकिन जब सर्सी वोल्केनो के ऊपर जाके इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रही होती है तो स्प्राइट उसके पेट में खंजर भोंक देती है क्योंकि स्प्राइट इक्रिस से प्यार करती थी और वो कहती है मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी क्योंकि 7000 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि प्यार क्या होता है और फैमिली किसे कहते हैं। तभी ड्रुइग वहाँ आता है और स्प्राइट के सर पर वार कर देता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थीना को वापस से उसकी पास्ट की यादें उसे परेशान करने लगती है और वो डेविएंट गिलगमेश बनकर थीना को फिसलाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके हाथों को अपने टेक्टिकल से बांधकर वो उसके पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करने ही वाला था, तभी थीना को होश आ जाता है और वो अपने मैजिकल नेप से उसके टेक्टिकल को काटकर पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और अब हम देखते हैं कि इमरजेंस शुरू हो चुका है और अब सिलेस्टियल के हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। सर्सी अपने पावर से इमरजेंस को रोकने की कोशिश करती है जिसे देखकर इक्रिस अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सर्सी को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे सर्सी के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और फिर इक्रिस भी उनके साथ मिलकर इमरजेंस को रोकने के लिए मदद करने लगता है और इमरजेंस रुक जाती है और वो तियामत सिलेस्टियल पैदा होने से पहले ही मर जाता है। और फिर इक्रिस सर्सी को लास्ट टाइम देखता है और फिर खुद को सूरज में ले जाकर झोंक देता है। मकारी ड्रुइग को जिंदा देखकर खुश होती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि मकारी शायद उसे पसंद करती थी। सर्सी स्प्राइट से कहती है कि सिलेस्टियल की पावर कुछ अभी भी मेरे अंदर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। जिस पर स्प्राइट बोलती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर वो लोग डिनर करने फेस्टोस के घर जाते हैं। फिर स्प्राइट एक इंसान के बच्चे की तरह स्कूल में एडमिशन ले लेती है जिसे छोड़ने के लिए किंगो और सर्सी भी जाते हैं। और फिर जब सर्सी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहता था कि मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। और तभी अरिसेन सर्सी के साथ सारे इटर्नल्स को अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए सिलेस्टियल का कत्ल किया है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें बख्श रहा हूँ और मैं जब वापस लौटूंगा तो तुम्हारी यादें मुझे इंसानों की असल कीमत बता देगी और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और फिर इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।